नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि दिल्ली के असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ हमारे पास खबरें हैं। साथ ही आप देखेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तेलंगाना में आपने देखा कि किस तरह टॉलीवुड और रियासती हुकूमत के दरमियान ठन गई है और फिल्म पुष्पा को लेकर और फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है आगे बढ़ेगी। लेकिन आज जो फिल्म स्टार्स हैं उनके नुमाइंदों ने, यानी उनके जो इदारे हैं, उसके ज़िम्मेदारों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और कई नुमाइंदियाँ भी की गई हैं। और वैसे भी आपको अच्छी तरह याद है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज़ के दौरान आपने देखा कि किस तरह खातून अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई थी। 8 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें उस खातून का एक बच्चा भी शामिल है जो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश से दो चार है। और उसके बारे में पहले ये इत्तला आई थी कि अल्लू अर्जुन ने उसे 25 लाख रुपए का हत्या बतौर देने का ऐलान किया है, लेकिन बाद में ये कहा गया है कि रकम बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो हम चलते हैं नई वजह से और पूछते हैं कि क्या 2 करोड़ रुपए की रकम अल्लू अर्जुन ने हवाले कर दी है। देखिए, ये बात आपने कही कि 2 करोड़ रुपए अल्लू अर्जुन ने नहीं दिया है। अल्लू अर्जुन 25 लाख का पहले ऐलान कर चुके थे, बाद में उन्होंने 1 करोड़ का ऐलान किया है। मजीद जो है एक फिल्म प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर, इस तरह से 200 लोग मिला के 2 करोड़ रुपए दिए। जी जी। अल्लू अर्जुन ने 2 करोड़ कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी अपनी उनका अपना उनके बेटे के नाम से उनका एक ट्रस्ट है। हाँ। उन्होंने उससे 25 लाख रुपए दिया है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो सरबराह हैं दिल राजू, उन्होंने और अपने जो दीगर दोस्त साथी हैं उनके हमरा चीफ मिनिस्टर से आज मुलाकात की। कोमट रेड्डी भी मौजूद थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये मसला हल हो गया है? देखिए, जो फिल्म पुष्पा के जो भगदड़ मची थी, उसके बाद जो तनाज़ा पैदा हुआ था, वो तनाज़े के दरमियान हुकूमत और फिल्म इंडस्ट्री में पुल का काम किया है दिल राजू ने। ये कहा जा रहा था कि सियासी जमातें जैसा बीजेपी है और बीआरएस है, इसको सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक ये मसला असम्बली में नहीं आया, चीफ मिनिस्टर ने इसके खिलाफ सख्त बयान नहीं दिया, तब तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई हरकत नहीं देखी गई, बल्कि हर कोई खामोशी इख्तियार कर हुआ था। तो जैसे ही अल्लू अर्जुन को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करते ही बीजेपी मुतहरिक हो गई। मरकज़ी 2 वज़रा है, किशन रेड्डी और बंडी संजय, शायद फिल्म इंडस्ट्री की तायद हासिल करने के लिए उन्होंने एक और मरी हुई खातून के बारे में नहीं सोचा और दवाखाने में ज़ेर इलाज बच्चे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि ये कहा कि हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री के साथ गलत सलूक कर रही है। अल्लू अर्जुन की गिरफ़्तारी की उन्होंने मज़म्मत की है। फिल्म इंडस्ट्री को आंध्रा मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की नई नई बातें करते हुए नया तनाज़ा पैदा की। जी जी। इसमें बीआरएस भी कूद पड़ी थी। किसी ने सिर्फ बराए नाम खातून की मौत की बात की थी और बच्चे के ज़रिए इलाज की बात की थी, लेकिन ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री की तायद हासिल करने के लिए बीजेपी और बीआरएस एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जैसा कि नईम वजाहत ने कहा कि बंडी संजय हो या किशन रेड्डी हो और बीजेपी कायदीन हो, तमाम के तमाम अल्लू अर्जुन की तायद पर बोलने लगे और हुकूमत पर तनकीद करने लगे। हालांकि आपने देखा कि खातून फौत हो जाती है, अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाती है, उसका देखें आप, उसका जो बेटा है वो मौत जीज़ की कश्मकश में मुब्तला है। उसके बावजूद इस तरह की बातें, यानी टॉलीवुड की तायद करना, पुष्पा 2 के जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन की तायद करना, इसमें बहुत, यानी बीजेपी के करने और कहने में बहुत तजाद दिखाई देता है। आप अंदाजा कीजिए कि खातून की मौत हो जाती है तो क्या बीजेपी का यह फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो खातून की मदद करे, अल्लू अर्जुन की मदद ना करे? नहीं, बिल्कुल। देखो, होना तो ये चाहिए था कि बीजेपी के कायदीन को मरकज़ी वज़रा को मुतासरीन से मुलाकात करना चाहिए था, डॉक्टर से बातचीत करना चाहिए था, अपने पार्टी फंड से या फिर मरकज़ी हुकूमत से या फिर अपनी जेब ख़ास से मुतासरीन की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन वो इस मामले में पीछे रहे, बल्कि ये कहा कि हुकूमत अल्लू अर्जुन के साथ सियासी इंतकाम ले रही है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए।
रियाज साहब, मैं ये कहना सवाल कर रहा हूँ आपसे, जी जी। क्या सलमान खान या शाहरुख खान की कोई फिल्म होती या आमिर खान की कोई फिल्म होती, उस फिल्म को देखने के दौरान एक खातून भगदड़ में फौत हो जाती है और उसका बच्चा ज़ख्मी हो जाता है, तब भी बीजेपी का ये रोल रहता? बिल्कुल उसके बरक्स होता मैं समझता जी। हूँ, क्योंकि बीजेपी आप अंदाज़ा कीजिए कि बदनाम हो चुकी है मजहबी बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने के मामले में। जी। बीजेपी पर हमेशा ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि वो मुसलमानों को अलग नज़र से देखती है और सिर्फ उसे हिंदुओं से भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने जो सियासी मकासद है उसकी तकमील के लिए वो ये काम करती है। जी जी। आज तक किसी बीजेपी के कायदीन ने जाके थिएटर पे कोई धरना नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, खातून को मुआवजा देने का कभी मुतालबा नहीं किया। अगर मैं समझता हूँ कि वही शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान की फिल्म होती तो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि बीजेपी की जानिब से फिल्म चलने नहीं देती, थिएटरों पर पोस्टर्स फाड़ दिए जाते और नुकसान पहुँचाया जाता, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा देखा जा रहा है। अरे आप देखिए, जाफरानी बिकिनी बेचारी पहनती है तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाता है। कितनी अफसोस की बात है। लेकिन यहाँ पर मुतासिरीन के साथ बीजेपी ने कोई हमदर्दी का मुजाहरा नहीं किया है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उनसे भी सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जिसका नतीजा है कि ये मसला बहुत तनाज़ा हो गया है, मुतनाज़ा हो गया है सियासी कायदीन के मैदान में उतरने के बाद। अगर वही दूसरा मामला होता तो सियासी कायदीन कहते कि खातून मर गई है, हुकूमत खामोशी इख्तियार की है, कुछ नहीं करती, लेकिन यहाँ पर अगर हुकूमत कुछ करती है तो हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन एक बात आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज की मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर बीजेपी पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी कई मुकामात पर यह देखा गया है कि हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह के इल्ज़ामात कई लीडरों ने आयद कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर तेलंगाना में ख़ास तौर पर वो अपने, आप देखेंगे कि 8 पार्लिमानी नशस्तों पर जैसे ही उसे कामयाबी मिली, वो ये समझने लगी है कि अब तेलंगाना में उसकी हुकूमत बन जाएगी। जी, 8 अरकान असम्बली भी है, 8 अरकान पार्लियामेंट। जी जी। नहीं हाँ, बीजेपी को ये गलत फहमी हो रही है कि 8-8-64 जो अरकान असम्बली उसके पार्लिमानी हल्कों में आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो हुकूमत बना सकती है। देखिए, और एक बात है, हर सियासी जमात अपने सियासी मकासद के लिए काम करती है, लेकिन उसके उसूल भी होते हैं। जी। आप देख रहे हैं कि फ़िल्म में एक खातून की मौत हो गई है फिल्म देखने जाने के दौरान, और साथ ही साथ एक बच्चा ज़ख्मी हुआ है, और वाक़ई के 2 दिन तक भी हीरो की जानिब से या फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया जाता। जैसे ही जब केस बुक होता है, लोगों से तनकीदें शुरू होती हैं, तब अल्लू अर्जुन अफसोस का इजहार करते हैं और 25 लाख के रुपए का ऐलान करते हैं। लेकिन जैसा ही मसला असम्बली में आया, अकबरुद्दीन अवैसी ने मसले को उठाया, चीफ मिनिस्टर ने उसका सख्त जवाब दिया, लाइन ऑर्डर पे असम्बली में उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री झुक आई है। उन्होंने कहा था एक फिल्म में उनका अल्लू अर्जुन का डायरेक्ट है, पुष्पा झुकेगा नहीं। जी हाँ। लेकिन मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पर असली ज़िंदगी रील में उन्होंने झुका, रियल लाइफ में उन्होंने झुक गए यहाँ पर। बल्कि मैं समझता हूँ फिल्में जो होती हैं वो रियल लाइफ पर मबनी नहीं होती, बल्कि रील होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि दिल्ली में हालात अजब रुख इख्तियार कर रहे हैं, बीजेपी मजबूत होती जा रही है। ख़ासतौर पर अब फिल वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद में अगर दरारें पड़ती हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को होता है। एक तरफ आप देखेंगे कि इंडिया ब्लॉक है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है उससे आम आदमी पार्टी परेशान हो गई है। चीफ मिनिस्टर आतिशी जो है और फिर संजय सिंह जो हैं, उन्होंने एतराज़ किया है और कहा कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रही है और बीजेपी के दफ्तर में इन उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी गई है। ये बहुत बड़ा रिमार्क है, इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और ऐसा लगता है कि अब खुद संजय सिंह ने कहा है कि इस तरह के हालात रहेंगे तो हम यही कहेंगे कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से निकाल दिया जाए। तो आप अंदाजा कीजिए नहीं मजा साहब, जिस अंदाज में संजय सिंह बात कर रहे हैं, आतिशी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को हम निकाल देंगे। कांग्रेस के पास 101 अरकान पार्लियामेंट है और आपके पास क्या है? जी, सवाल ये पैदा होता है, देखिए रियाज साहब के आप हरियाणा में ले लीजिए। जी जी। हरियाणा के इंतखाबात में तमाम सर्वे ने यही कहा था कि इस मरतबा बीजेपी की शिकस्त हो गई और कांग्रेस को कामयाबी हो गई। जी जी। लेकिन वहाँ पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने अलग उम्मीदवार को खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि 4% के वोटों के फ़र्क से कांग्रेस को नुकसान हो गया और वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 5% वोट हासिल किया। जी जी जी। वहाँ पर कांग्रेस की कामयाबी में अगर कोई रुकावट पैदा की है तो आम आदमी ने पैदा की। जी जी। फिर भी कांग्रेस पार्टी खामोश रही, अपने हलीफ जमातों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जहाँ तक दिल्ली की बात है,
हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने हर जगह हिमायत की है, तायद की है, सरपरस्ती की है, उनके लिए खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि कई जलसों में दो चीफ मिनिस्टर्स जेल में थे तो उनकी खाली नशिस्तों को रख कर इंडिया इत्तेहाद में इजलास जल्द से आम किए गए हैं। जी जी, ये बहुत बड़ी मिसाल है इत्तेहाद की। जी जी, लेकिन जैसे ही सबसे पहले इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस की जो इत्तेहादियाँ हैं, जी जी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मशावरत करे बगैर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जी, उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करती है तो फिर इस पर मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक कांग्रेस पार्टी एक सियासी जमात है, जी हाँ, जी हाँ, कोई इलाक़ाई जमात नहीं है, बल्कि कौमी जमात है। कौमी जमात होने के सिलसिले में और आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल तक कांग्रेस का, दिल्ली में कांग्रेस का कब्जा था, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वैसे भी आप देखेंगे कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, दिल्ली में उसका जो किरदार रहा है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का जो सेकुलरिज्म का दावा वो करते हैं, वो मशकूक रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि CAA का जब एहतजाज हो रहा था, यानी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग का एहतजाज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान बना चुका था, और लोग हैरान थे कि मुस्लिम ख़वातीन भी इस तरह का एहतजाज कर सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 90 साल की बूढ़ी जो ख़वातीन थी वो वहाँ पर एहतजाज कर रही थी, और जवान ख़वातीन अपने बच्चों को, यानी एक एक माह के बच्चों को गोद में लिए वो वहाँ पर पहुँची थी। ये बहुत बड़ी बात है, और इस कदर ख़वातीन के बुलंद अज़ाइम देखकर हुकूमत परेशान हो गई थी, बौखलाहट का शिकार हो गई थी। हद तो यह है कि जो फ़िरका परस्त दरिंदे थे वो धमकियाँ तक दे रहे थे, और आपने देखा कि वहाँ अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं, शायद उन्हें शर्म आ गई होगी। और उसके बाद फिर आप देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा को पुलिस मारपीट करती है, और इंतहाई शदीद जख्मी हालत में तलबा अस्पताल पहुँच जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं जाते। JNU के हालात जो होते हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं जाते। दिल्ली फसादात होता है, अरविंद केजरीवाल उससे खुद को दूर रखते हैं। तो ये क्या है? देखिए, हाँ, ये बात ने बिल्कुल सच कहा, जितने 3-4 आपने मिसाल दी है बिल्कुल 100% सही है। जी जी, लेकिन जब किसान का एहतजाज होता है, बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। इवन तबलीगी जमात का जो हुआ है उस पर भी उन्होंने कुछ बात नहीं की। तो वहाँ पर उन्होंने गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उनको ऐसा लगता है उनको कि वो शायद मुसलमानों से उन्हें कोई ख़ास लगाव नहीं है, या फिर वो BJP की B टीम की तरह काम कर रही है। जी जी, जिसकी वजह से उन्हें मुसलमान नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप हुकूमत चला रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग नस्ल, ज़ात पात, तमाम लोगों का ख्याल रखें। आप बिल्कुल सच कहा आपने। आप इसका मतलब ये नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल B टीम कहा है। जी जी, हमने इसलिए B टीम कहा क्योंकि जो एहतजाज था NRC के खिलाफ, जी वो CAA के खिलाफ जो एहतजाज था, वो तो सारी दुनिया देखी है। अरे एक बयान तक नहीं दिया वो शख्स। और यकीन मानेंगे आप, वो इंतखाबी मुहिम के दौरान वो वहाँ से गुजरा, लेकिन वहाँ पर पहुँच के उनसे मुलाकात भी नहीं की है चीफ मिनिस्टर ने। नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया ब्लॉक से निकाल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो इत्तेहादी जमातें हैं इंडिया इत्तेहाद की, वो भी हंस रही होंगी। और शायद हो सकता होगा कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र का जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, उसके बाद उंगलियाँ उठ रही हैं कांग्रेस की क़यादत के ऊपर। लेकिन कोई भी जमात जो इंडिया इत्तेहाद में शामिल है, वो ये कह सकती है कि इंडिया इत्तेहाद का सदर या कन्वीनर किसी और को बनाया जाए, लेकिन कोई ये नहीं कहते कि इंडिया इत्तेहाद से कांग्रेस को बेदखल कर दिया जाए। जी जी, बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक आदत है, और आपने देखा कि वो किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने एक मरतबा ये भी कहा, कई मरतबा ये दावा किया, खुद पार्लियामेंट में दावा किया कि किसी ने भी हमारी 1 इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि सैटेलाइट इमेजेस से और अमेरिकी कांग्रेस के जो रिपोर्ट्स है उसमें भी बताया गया है, और हमारे जो दिफाई माहिरीन हैं वो भी कहते हैं, और यहाँ तक कि BJP के लीडर्स खास तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा करते हैं कि 4067 किलोमीटर 67 किलोमीटर जो हमारा इलाका है हिंदुस्तान का, उस पर चीन ने कब्जा किया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, अब आप अंदाज़ा कि 56 इंच का सीना जो बात होती थी, अब वो सीना किधर गायब हो गया पता नहीं है अक्सरियत जाने के बाद। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन भी हमारी किसी ने नहीं हथियाई है और किसी ने दरअंदाजी नहीं की है। और आप देखेंगे कि सैटेलाइट इमेजेस से कई ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो बहुत ही तशवीशनाक है। अब आपको लिए चलते हैं चीन। आपने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान में दरअंदाजी की है, और यानी कहते हैं ना चोरी पे सीनाजोरी, तो बहरहाल वो इस तरह करता रहा है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म को कोई ख्याल नहीं है, ये सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। यहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान में कहा था कि मोदी जी हिंदुस्तान यानी भारत माता के हिफाजत में नाकाम हो गए हैं।
तो नहीं वजह साहब, खबर ये है कि चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का, इस कुर्रे अर्ज का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान किया है और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 137 बिलियन डॉलर्स यानी 137 अरब डॉलर्स के लागत आ रही है। और आपको ये बता दूं कि ये दरियाए ब्रह्मपुत्र जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है और ये हिंदुस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है और तिब्बत है, वहाँ से ये बहती है और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आसाम में गिरती है। तो हमारे वज़ीर आज़म या फिर हमारी हुकूमत का क्या रद्द है इसके? जी जी जी, अभी तक कोई ऐसी नहीं परेशानी का इजहार कर रहे हैं, तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आप, हो सकता है अगर हमारी चीन से फिर नाइतफाक़ी बढ़ जाएगी तो उस मौके पर चीन दरियाए ब्रह्मपुत्र का जो डैम तैयार कर रहा है उस पर दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ से पानी छोड़ेगा और मगरबी बंगाल और फिर आप आसाम जैसा है वहाँ पर पानी आएगा और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ इस मामले में आपने जो बात की है वो इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म को इसका सख्त नोट लेना चाहिए और चीन के सरबराहों से बातचीत करनी चाहिए और अगर इस डैम के तामीर होने से हिंदुस्तान को कोई ख़तरा लाक होता है तो उस ख़तरात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, इस पर बातचीत होनी ज़रूरी है। जी, और आपको बता दूं कि दरिया ब्रह्मपुत्र से जो इस पानी का जो औसत अखराज है वो 19,300 क्यूबिक मीटर फी सेकेंड है। एक सेकंड में इतना पानी निकलता है वहाँ से। और आपको ये बताना जरूरी है कि दरियाए ब्रह्मपुत्र तिब्बत के जुनूब मगरिब से निकलता है, तिब्बत से निकलता है, ये जुनूब मगरिब से निकलता है और इसकी जो लंबाई है 700 मील तवील है ये। और इसके अलावा तिब्बत में इसका जो नाम है वो है तसांगपू है, जो मशरिक में 700 मील तक बहता जाता है, 700 मील तक बहता जाता है और फिर ये जुनूब की तरफ 150 मील तक हिंदुस्तान की रियासत आसाम में बता दूं देहांग के नाम से बहता है, फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से मगरिब की तरफ आ जाता है, आसाम और बांग्लादेश से होते हुए दरियाए गंगा में मिल जाता है और डेल्टा बनाता हुआ खलीज बंगाल में जा गिरता है। तो अगर चीन, अगर हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए चीन से तो फिर वो हो सकता है कि पानी हिंदुस्तान में छोड़ देगा। देखिए, मैं समझता हूँ इस जो आपने जो बात कही है इसका मरकज़ी हुकूमत सख्त नोट लें, माहिरीन से मशावरत करें, माहिरीन क़ानून से मशावरत करें या फिर बैन ममालिक की जो खारजी पॉलिसी पर अबू रखने वाले हैं उनसे बातचीत करें और एक इस तरह का हल तलाश करें कि मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान को चीन की इन कोशिशों से कोई ख़तरा ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उसका खबर का ताल्लुक मज़लूमीन से है, शोहदा से है, गाज़ियों से है और आप देखेंगे मुजाहिदीन से है। मेरी मुराद है फ़लस्तीन। और आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल फ़लस्तीन में दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि जंगबंदी हो जाएगी और काहिरा में इस ताल्लुक से बातचीत भी हो रही है, मुज़ाकरात भी हो रही हैं। लेकिन नेतन्याहू जिस तरह की हरदर्मी का इजहार कर रहे हैं या मुजाहरा कर रहे हैं वो दुनिया के अमन के लिए और इलाके के अमन के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हालांकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को अपने सदारती ओहदे का हलफ लेने वाले हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर 20 जनवरी तक ये मसला हल नहीं किया जाएगा, जंगबंदी नहीं की जाएगी तो फिर मशरिक़ वस्ता जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि कहने वाले बहुत कहते हैं और सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये मामला भी हो सकता है, आज ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल हो सकता है उनके साथ कुछ हो जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 मरतबा उन पर हमले हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसराइल को जो तायद हासिल हो रही है जी, वो अमेरिका की तायद है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। अमेरिका की तायद के बलबूते पे ही, उनके हथियारों के बलबूते पे ही, उनके फ़ौजियों की मदद से ही इसराइल खलीजी ममालिक पर हमला कर रहा है और मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंचा रहा है। बड़े पैमाने पर जाने वाले नुकसान हो रहे हैं। हमारा जो UNO है जी हाँ, वो खामोशी इख्तियार का हुआ है, इस पर कोई रद्दमल का इज़हार नहीं किया जा रहा है। अगर वो कोई वोटिंग भी की जाती है तो उसको अमेरिका की जानिब से वीटो कर दिया जा रहा है। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के नाजुक मौके पर मुत्तहिद नहीं होते हैं तो कल उनकी बारी रहेगी। अब यकीन ये 57 रुकनी जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है, राब्ते आलम इस्लामी, या आप देखेंगे कि OIC जिसे कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बयानात बड़ी पाबंदी से देते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और अमेरिका ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया, ये इस तरह के बयानात नहीं होना चाहिए। बल्कि आप देखेंगे कि अगर मिल्लत का एक
फ़र्द ज़ख्मी होता है तो सारी मिल्लत को उसका एहसास होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फ़लस्तीन पर गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जो हमले हो रहे हैं, जैसे हमेशा ये बातचीत अमन की बात होती है, लेकिन अमन की बातचीत के दरमियान हमले होते हैं। हज़ारों लोग, छोटे मासूम बच्चों की मौत हो गई है, बड़े लोग मर गए हैं, ख़वातीन मर गए हैं, कई स्कूल्स कब्रिस्तान की ढेर में तब्दील हो गए हैं, और वहाँ पर लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। और जो बैरूनी ममालिक से उन्हें खाना वगैरह रवाना किया जा रहा है, जो भी क्या बोलते हैं राहतकारी के इक़दाम किए जा रहे हैं, उसको भी रोक दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो शर्मनाक हरकत है, सब लोग उसका तमाशा देख रहे हैं। और नहीं मुझे सब देखिए कि हर इंसान को, जहाँ तक नमाज जनाजे का सवाल है, तजहीज़ व तकफीन का सवाल है, उसमें शिरकत भी करना ज़रूरी होता है। तो हाल ही में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ताल्लुक़ बता रहा हूँ मैं, इसराइल के जो जुल्म व जबर हो रहा है, तो एक खातून का इंतकाल हुआ, वहाँ पर नमाज जनाजा में शिरकत का मौका मिला। तो वहाँ मैंने देखा कि खातून के जो बच्चे हैं वो यानी जनाजे के करीब ठहरे रो रहे हैं। उनको रोते देखकर हमारा दिल तड़प गया, यानी हमारे आंखों से भी आंसू रवां हो गए। वहाँ पर जितने लोग थे उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए। लेकिन उस दौरान मैंने सोचा कि हमारी आंखों से तो आंसू जा रहे हैं, और इस खातून की जो मौत हुई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन उसी वक्त फ़लस्तीनी बच्चे हमारे जहन में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूँ कि एक 3 साल फ़लस्तीनी बच्चा है और एक 22 माह की उसकी बहन है, यानी 24 माह हुए, 2 साल नहीं है उसके, और वो बच्चे पोलियो का टीका लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसराइल की बमबारी में उनकी वालदा मोहतरमा या माँ शहीद हो जाती है, और ये बच्चों के दोनों पैर काट दिए जाते हैं, दोनों बच्चों के, भाई बहन के। जब होश आता है और हॉस्पिटल के बेड पे है और बच्चा पूछता है कि वेन मामा, अम्मी कहाँ पर है, फिर वो कहता है कि हमारे पैर कहाँ हैं, मेरे पैर कहाँ पर है। तो अब अंदाज़ा जी कि क्या इस तरह का दर्द कहीं दुनिया में किसी बच्चे को हो रहा होगा? हरगिज़ नहीं हो रहा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि मैंने कल भी एक वीडियो देखा है, बहुत ही हार्ट टचिंग, और अल्लाह ताला रहम करे कि छोटा सा बच्चा है वो शहीद हो चुका है, और बाप जो है वह वो बच्चे को चॉकलेट दे रहा है, उसकी मैयत है बच्चे की। मैं तो समझता हूँ कि वो मरते नहीं, क्योंकि शहीद कहाँ मरते हैं। तो बहरहाल उनके हाथ में, बच्चे के हाथ में वो चॉकलेट रख रहा है और फुट फुट कर रो रहा है। देखिए, जिस तरह से इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, अल्लाहु अकबर। जी जी, कोई भी कंट्री इसकी मुखालिफत नहीं। जी जी, सब तमाशा देख रही है, बयान दिए जाते हैं। यार लोग, ये आलमी बिरादरी को शर्म नहीं आ रही होगी? नहीं आ रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल गुंडागर्दी कर रहा है, बिल्कुल दहशतगर्दी कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, जी जी। लेकिन इसको माफ़ कर दिया जाता है। वही मुस्लिम ममालिक को एक आवाज़ उठाता है तो उसको निस्तो नाबूद कर दिया। अरे आप देखिए, जो यमन तबाह कर दिया गया, सूडान तबाह कर दिया गया, सूडान तो 2 ममालिक में तबाह कर दिया गया है, सीरिया तबाह कर दिया गया है, इराक को तबाह वो ताराज करके रख दिया गया है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्हें शहीद कर दिया गया वहाँ पर। जी, टारगेट बना के क्या टारगेट किलिंग हो रही है। पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश चल रही है, हिंदुस्तान में भी साजिश चल रही है। जी जी जी। अब आप देखेंगे सऊदी अरब जो बचा हुआ है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक बचे हुए हैं, पाकिस्तान बचा हुआ है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ईरान की बारी है, तुर्किया की बारी है। अगर ये लोग मुत्तहिद नहीं होंगे जी जी तो उनकी बारी होंगी, हमने पहले ही कहा। जी जी जी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि फिर भी आप देखेंगे नहीं वजह साहब, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे 20 जनवरी तक, मेरे हलफ लेने तक आप यानी इंटरनेशनल आलमी सतह के जो चौकीदार होता है उस तरह की ये बात कर रहे हैं कि आप फौरी या कुछ ना कुछ जंगबंदी कर लें। किस तरह जंगबंदी करेंगे, जबकि नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहा है कि हम गजा से फौज को नहीं निकालेंगे। नहीं, जब जंगबंदी होंगी तो उसके जंगबंदी के उसूल भी होंगे ना। जी जी, उसूलों पर कायम रहना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। जी जी। मैं ये कहता हूँ कि फ़लस्तीन तो अब मुकम्मल तबाह हो चुका है। जी जी। उसके पास लड़ने के लिए कोई हथियार ही नहीं है। जी जी। खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है तो लड़ेंगे कैसा, बताइए आप। सही है, आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मज़ीद खबरों का सवाल है, इस सिलसिले में आपको बता दें कि फार्मूला ई में जो बदनवानियाँ हुई हैं उस ज़िमन में नई वजाहत आपको बताएंगे कि आज एक IAS अहदेदार से कितने घंटे पूछताछ की गई और उन्हें कहाँ रखा गया, इस बारे में नई वजाहत बताएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी दाना किशोर, जी जी, उनसे ACP के अहदेदारों ने 7 घंटों तक कोई खुफिया मुकाम पर बातचीत की है। क्योंकि ये जो शिकायत बातचीत की या पूछताछ की है। अच्छा अच्छा, पूछताछ की है, क्योंकि ये जो केस है उसकी शिकायत दाना किशोर ने की है। अच्छा, तो दाना किशोर के बाद से जब ACP ने पहले बार उनसे एक खुफिया मुकाम पर पूछताछ की है, केस के ताल्लुक से मवाद हासिल किया है गवर्नमेंट के पास या फिर महकूमा डिपार्टमेंट के पास,
क्या मवाद है उसका उन्होंने हासिल किया है। उसके बाद सुना यह जा रहा है कि अरविंद कुमार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं महकूमा बल्दियात के, उनको नोटिस दी जाएगी और साथ ही साथ KTR को भी नोटिस दी जाएगी। जी जी, दोनों को नोटिस दी जाएगी, उससे फिर दोनों से बातचीत की जाएगी। सुना यह जा रहा है कि अरविंद कुमार जो है वो हुकूमत के गवाह माफी याफ्ता बनने का कोई इरादा रखते हैं। उन्होंने ECB के सामने इस तरह की कोई बयान दिया है, हमें सुनने में आया, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इस बात की जा रही है कि उन्होंने ये कहा है, अपना बयान में ये कहा है कि KTR के ज़बानी कहने पर उन्होंने ये रकम जारी की है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मलूनों का सवाल है, मलून ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में पैदा होते जा रहे हैं और इनकी नाजायज़ जो पैदाइश हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी फ़िरका परस्त जो हैं वो जानबूझकर मुसलमानों को यानी बरहम करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, उन्हें सड़कों पर लाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अमन की बात करता है, उन्हें ललकारता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका यानी बहुत बुरा उसके साथ सलूक किया जाता है। लेकिन जो लोग दहशत फैला रहे हैं, जो लोग अमन व अमान को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि वो BJP के गोद में बैठे हुए हैं। अब दिल्ली के आप असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि हम 50,000 त्रिशूल तकसीम करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली इंतखाबात हो रहे हैं और ऐसे में मलऊन सलमान रुश्दी की जो किताब है सैटानिक वर्सेस, वो दोबारा हिंदुस्तान में फ़रोख्त की जा रही है। देखिए, आपने मुझे बताया था कि 36 साल बाद बिल्कुल इस किताब को इशात करने या फिर पब्लिक में लाने का मौका फराहम किया जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जी हर इलेक्शन, जब भी कोई भी इलेक्शन आता है तो ऐसी चीज़ सामने लाई जाती है जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो और हिंदू वोट मुत्तहिद हो जाए, जिससे BJP को फ़ायदा पहुँचे। जी BJP हमेशा सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, इसके लिए मुसलमानों को और पाकिस्तान को बली का बकरा बना। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उरूज अगर किसी का है तो जवाल भी होए, और ये ताकत ये नहीं समझती कि इक़्तिदार इनका बहुत ही दायमी इक़्तिदार है। कोई चीज़ दायमी नहीं होती, हर चीज़ फ़ना होने वाली है और सिर्फ रहने वाली ज़ात है अल्लाह की, यानी लाफ़ानी है। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम क़ब्र ख़याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।